मेरे चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है भाषा का अर्थ, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं। भाषा शब्द का जो निर्माण है वो संस्कृत के भाष धातु से माना जाता है, यानी कि भाष धातु जो है उससे भाषा का उद्गम माना जाता है। इस धातु का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। शब्द का वह समूह जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, तो वह समाज में अपने विचारों को दूसरे मनुष्यों पर प्रकट करता है और उसके विचारों को सुनता है और उन विचारों को वह समझने का प्रयत्न भी करता है। इसके लिए उसे शब्द का सहारा लेना पड़ता है और शब्दों की रचना करनी पड़ती है। यह रचना ही भाषा कहलाती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भाव तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की, यानी कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बातों को, भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो लिखित भाषा कहा जाता है। जब श्रोता सामने ना हो, हम अपनी बातों या विचारों को प्रकट करने के लिए लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न और अभ्यास की ज़रूरत होती है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है जिससे हम अपने भावों और विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। इस माध्यम के जरिए हम ज्ञान को भी संचित कर सकते हैं। अगला जो प्रकार है भाषा का वो है मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बातों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जब श्रोता सामने हो तो हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मौखिक भाषा का मूल रूप माना जाता है। मनुष्य जन्म से ही बोलना शुरू कर देता है। इसे सीखने के लिए किसी कोशिश की आवश्यकता नहीं होती, यह खुद ही सीख ली जाती है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है ध्वनि। ध्वनि से ही शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनते हैं और यह वाक्य ही हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। अगला है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संकेत या इशारों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। इसके माध्यम से केवल जो गूंगे लोग होते हैं वही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो गूंगों का जो विद्यालय होता है वहाँ पर इस भाषा के माध्यम का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी कि भाषा को परिवर्तनशील माना गया है। वो कैसे माना गया है? यदि हम किसी भाषा के आदि स्वरूप को देखें और उस स्वरूप को आज के स्वरूप से मिलाने का प्रयत्न करें तो हम पाएंगे कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा समय के साथ बदलती जाती है और उसके स्वरूप में भी बदलाव आते जाते हैं। अगला जो इसकी विशेषता है वो है भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। इसका अर्थ है कि विशेष क्षेत्र में व्यापक तौर पर बोली जाती है, यानी कि भाषा जो होती है वो एक विशेष क्षेत्र में भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। इसका तात्पर्य है कि भाषा एक विशेष क्षेत्र में व्यापक तौर पर बोली जाती है। उदाहरण के तौर पे हिंदी भाषा भारत देश में बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि भारत के अलावा हिंदी भाषा कहीं पर और बोली ही नहीं जाती, बोली तो जाती है, लेकिन इसका स्वरूप इतना विस्तृत नहीं है जितना कि भारत में है। ठीक इसी प्रकार भाषाओं का विस्तृत रूप उनके अपने अपने देशों में ही पाया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है।
इसका अर्थ क्या है कि भाषा की यह एक ऐसी विशेषता भी है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा के व्याकरण को शुरुआत में बोलना, समझना तथा लिखना कठिन होता है, लेकिन एक बार अगर भाषा सीख ली जाए तो उसके बाद हमारे लिए वही भाषा सरल लगने लगती है। कठिन से कठिन शब्द भी आसान लगने लगते हैं। अगली विशेषता है कि प्रत्येक भाषा की अलग संरचना होती है, यानी कि लगभग हर भाषा की बनने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। प्रत्येक भाषा की ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, उसका अर्थ एक दूसरी भाषा से अलग अलग होते हैं। यही कारण है कि एक भाषा दूसरी भाषा से अलग होती है। इसकी अगली विशेषता है भाषा एक सामाजिक वस्तु है। इसका अर्थ क्या है कि भाषा को एक सामाजिक वस्तु कहा गया है क्योंकि भाषा को हम किसी विद्यालय संस्था से नहीं सीखते, बल्कि जिस परिवेश में हम बड़े होते हैं उस परिवेश में रहकर ही हम भाषा सीखते हैं। इस प्रकार से भाषा का एक सामाजिक वस्तु है जिसे हम समाज में रहकर बचपन से ही अपने आप ही सीख जाते हैं। इसे कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी अगली विशेषता है भाषा एक सार्वजनिक संपत्ति है। इसका अर्थ यह है कि भाषा के ऊपर किसी एक विशेष व्यक्ति, समूह, संगठन आदि का अधिकार नहीं होता, बल्कि भाषा सभी के लिए है और हर कोई सीख सकता है, बोल सकता है और अपने व्यवहार में उसे शामिल कर सकता है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है भाषा मानव सर्वेक्षण का साधन है, यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ हम भाषा के केवल लिखित और मौखिक रूप को ही शामिल नहीं कर सकते, बल्कि संकेतों के माध्यम से भी हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा मानव संप्रेषण का साधन है। अगली विशेषता है कि भारत की ऐतिहासिक सीमा होती है, यानी कि जिस प्रकार से भौगोलिक सीमा की तरह ही भाषा की भी ऐतिहासिक सीमा भी होती है। भौगोलिक सीमा होती है ना, जैसे कि किसी एक देश क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में जो बोली जाए, इसी तरह ऐतिहासिक सीमा भी होती है। अर्थात प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से प्रारंभ होकर इतिहास के ही किसी निश्चित काल तक विकसित होती है तथा वह भाषा अपने काल की परिवर्ती तथा पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है। तो ये तो थी इसकी विशेषताएं। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।